स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कुणाल बसु ने। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये कुणाल बसु और इन्होंने अभी अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? इन एन आइडियल वर्ल्ड, जिसे अगले साल यानी कि 2022 में रिलीज किया जाएगा। तो पुस्तक और उसके लेखक का नाम याद रखना। बाकी अशोक लवासा जानते हो ना कौन है ये? वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। अभी इन्होंने भी एक बुक लिख दी। कौन सी बुक है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ये नाम याद रखना। बाकी बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कौन सी बुक लिखी है? द इंडियन स्टोरी। और अमर्त्य सेन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इनको इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूं मैं बार बार? क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1998 में। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है 1999 में। अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी है, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। होम इन द वर्ल्ड नाम से। एक अमिताभ घोष का नाम भी याद रख लो, द लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखो। चलो मैं पहले प्रश्न पूछूंगा आपसे, उसका आप उत्तर देना। तो बताओ इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी किसको मिला था? तो याद रखना डेविड डायोप को। ये फ्रांस के हैं और इनके नॉवेल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और जब भी बुक की बात आती है 3-4 नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखो, अभी 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखो, 30वां व्यास सम्मान मिला इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखो, इनको 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा स्टेबैन ओकान। ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा क्योंकि पहली बार इन्होंने कोई इस तरह का खिताब जीता है। ये है कहां से? ये फ्रांस के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं स्टेबैन ओकान। अल्पाइन रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही ये हंगेरियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और ये इस साल के 11वीं नंबर की फॉर्मूला 1 रेस है, याद रखना। और जब भी आपके एग्जाम होंगे ना, ये जितनी भी फॉर्मूला 1 रेस होती है, यहां से एक प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेगा। किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? देखो यहां से 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। सीधा सीधा तो ये पूछ लेगा, जैसे कि नाम दे दिया प्रश्न में कि स्पेनिश ग्रैंड प्री 2021 का खिताब किसने जीता था। या इसी को वो स्टैटिक में भी डाल सकता है कि बताइए कोई भी एक प्लेयर का नाम दे दे आपको, लुइस हैमिल्टन नाम दे दे, मैक्स वर्स्टपन नाम दे दे, सेबेस्टियन वेटेल नाम दे दे और पूछ ले कि इनकी नेशनलिटी क्या है या किस कार कंपनी के ये ड्राइवर हैं। तो ये प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये 11 जो रेस हो गई है इस साल की, तो इसका क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर दिया है। तो वहां जाकर के आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आप इंतजार मत कीजिए कि एक बार सारी खत्म हो जाए उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसे 11 हो गई तो 11 की क्विज आपको मिल जाएगी और जब भी 12वीं रेस होगी तो वो 12 क्वेश्चन मैं वहां पे ऐड करवा दूंगा। तो सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको वहां पे लगाने, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे। और 2-3 बार भी अगर क्विज आप लगा लोगे ना पूरे दिन भर में, तो ये सारी आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। मतलब इनको रटना ही है आपको, है ना, कोई समझना नहीं है, समझने वाली चीज नहीं है ये। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्विज का। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है अपॉइंटमेंट का, है कि अभी हाल ही में लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा दीपक दास। तो अभी दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में पद संभाल लिया है और इस तरह से वे 25वें अधिकारी हैं ये पद संभालने वाले। दीपक दास इनका नाम है। और एसएन घोरमड़े के बारे में हम लोगों ने तो कल ही पढ़ा है, नौसेना के हमारे नए उप प्रमुख वाइस चीफ ये बन गए हैं। जगजीत पवाड़िया का नाम सुना है क्या? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने थे। और आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। बाकी राकेश अस्थाना आप जानते ही हो, अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गई है। तो ये सारे नए अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो आंसर होगा अगस्त। तो अभी तो इसका आप आंसर कर दोगे बड़ा आसानी से, लेकिन इसको ध्यान रखना कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम अगर पूछ ली जाए मान लो, तो थीम याद रखना स्तनपान की रक्षा करें, ये एक साझा जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अभी 1 अगस्त को हमने डे भी मनाया था, कौन सा? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे।
तो वो भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जैकब जुम्मा जिन्हें अभी 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, आपको बताना ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो इन्हें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना के लिए अभी 15 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। एक्चुअली में पिछले साल जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार किया था इन्होंने और फिर उसमें शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। उसी कारण से अभी उन्हें सजा सुनाई गई थी। ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका से आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के पहले जो अश्वेत राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका? नेल्सन मंडेला। और इनके जन्मदिन को ही हम यानी कि 18 जुलाई को एक डे भी मनाते हैं, नेल्सन मंडेला डे। अच्छा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको यहां से याद आएगा 2021 के लिए। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसे दिया गया था? बताओ। रुमाना सिन्हा सहगल, नाम याद रखना। अब बात यहां पे साउथ अफ्रीका की है, तो ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। देखो 3 कैपिटल आपको यहां पे मिलेगी इसकी। कैपेटाउन जो कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और ब्लोमफोंटेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अच्छा, आप तो ये बताओ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है। और किस देश में आपको मिलेगी? तंजानिया में मिलेगी, याद रखना। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। यह अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसमें से तीनों रेखाएं यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से निकलती है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान सहारा आपको अफ्रीका में ही मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, अच्छा अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आए कि अफ्रीका यूरोप से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो याद रखना जिब्राल्टर जल संधि। ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। और एक और प्रश्न एग्जाम में आता है वैसे स्टैटिक के तौर पे कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है और कहां पर है? तो ये किम्बरले खान है जो आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा इटली ने। तो G20 देशों की संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक थी, ये कहां पर हुई? रोम, इटली में हुई है। वैसे आप जानते हो 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। तो इस साल G20 देशों की जो भी मीटिंग होगी, चाहे रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो, संस्कृति मंत्रियों की मीटिंग हो, वित्त मंत्रियों की मीटिंग हो, सारी की सारी यहीं पर होने वाली है। और अगर बात करें इस बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, तो हमारी जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने। चलो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को टाइप करके बताना है कि हमारे वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है। और इसमें आप ये बहाना नहीं मार सकते हो कि हमें नहीं पता, कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर्स याद नहीं रहते हैं, क्योंकि इस पे मैं आपको ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी बना करके दे चुका हूं। तो वो अगर देखा है तो आपका बहाना काम नहीं करेगा, और नहीं देखा तो देख लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं, हम G20 समिट की बात करेंगे। 2020 में इसका आयोजन कहां पे हुआ था? सऊदी अरब में। 2021 में आपने कहा G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है इटली। 2022 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा कौन? इंडोनेशिया। और फिर बारी आएगी भारत की। 2023 में याद रखना G20 समिट को होस्ट करेगा कौन? इंडिया। और 2023 में और क्या होने वाला है? आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाले हैं, वो भी तो भारत में ही होंगे। और 2023 में ही हमारा रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। अच्छा 2021 में आ जाते हैं वापस। क्या भारत किसी की अध्यक्षता कर रहा है क्या 2021 में? तो आंसर होगा यस। किसकी? ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। वैसे 2021 में G7 समिट हुई थी कहां पे? यूके में। इसकी थीम बिल्ड बैक बेटर। और 2021 में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है कौन? ब्रुनई। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है कौन? दुशानबे, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है। और 2021 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साथ इनको नोट कर लेना कहीं पे। और जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, मैं फिर से ये सारे पॉइंट आपको रिवाइज कराऊंगा, तब मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलना, ऐसे याद होगा। ऐसे नोट करके रखना नहीं है, मेरे साथ रिवाइज करते रहना बस। बाकी देखो बात इटली की है, तो ये रहा मैप में इटली। देखो इटली की कैपिटल रोम हो गई। अच्छा रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। और यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर मिलेंगे। एक तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा, और आपको याद होगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। वैसे नेशनल फूड
अक्टूबर को तो यूनाइटेड नेशन डे भी होता है, 20 अक्टूबर को तो पोलियो डे भी होता है, ये भी याद रखना। देखो इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी आपको रोम में मिलेगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से कुछ याद आता है क्या? याद आएगा 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इसी को। अच्छा, नोबेल का जो ये शांति पुरस्कार है ये कहां पे दिया जाता है? वैसे आपको याद होगा नोबेल के जो पुरस्कार होते हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अर्थशास्त्र का, वो दिया जाता है स्टॉकहोम में। लेकिन ये शांति वाला कहां पे दिया जाता है? ये स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है नॉर्वे ओस्लो में। और ये मैं आपको बता चुका हूं, कहां पे बता चुका हूं, जो आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, वहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया था, याद होगा आप लोगों को, तो याद रखना। बाकी यहाँ की करेंसी यूरो हो गई। प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्रागी है। और प्रेसिडेंट तो अभी नए बने थे, सर्जियो मैट्टारेला नाम है। बढ़ते हैं। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में निसार नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया? तो आंसर होगा इसरो और नासा ने। अच्छा, यहाँ पे निसार का मतलब आपको याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो नासा और इसरो मिलकर के ये निसार उपग्रह का निर्माण कर रहे हैं, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि ऊपर से ये जो निसार नाम का जो सैटेलाइट है, ये ऊपर से पृथ्वी की सतह पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो निसार है, ये दोहरी आवृत्ति यानी कि ड्वेल फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करने वाला पहला सैटेलाइट है। नाम है निसार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नासा ने अभी मंगल पर अपना कौन सा रोवर भेजा था, तो परसिवरेंस रोवर। साथ में एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था उन्होंने वहां पे, जिसका नाम क्या था? इंजीन्यूटी था। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और भारत के किस राज्य ने होप पोर्टल को लॉन्च किया था? ऐसे याद रखो तो उत्तराखंड ने। वैसे चाइना का मंगल मिशन का नाम क्या था? तियानवेन-1। और जो रोवर गया था उसमें उसका नाम था जुरोंग। अच्छा, भारत का जो मंगलयान है, इसका एक फोटो है, हमारे करेंसी नोट पे फोटो है। कितने रुपए के नोट पे? तो याद रखना 2000 रुपए के नोट पे है। और मंगलयान को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो PSLV XLC-25। बाकी चंद्रयान 1 और 2 तो आप जानते ही होंगे। चंद्रयान 1 किस रॉकेट की सहायता से गया था? PSLV C-11। और चंद्रयान 2 ये गया था GSLV Mark 3। और इसके साथ जो लैंडर गया था वो तो था विक्रम, और जो रोवर गया था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। बाकी इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1969 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवन है, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और नासा की बात करोगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब होती है? जब हमारे DRDO की स्थापना होती है, यानी कि 1958 में। ऐसे याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और इसके भी नए एडमिनिस्ट्रेटर बने कौन? बिल नेल्सन, 14th नंबर के हैं, याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में सामाजिक अधिकारिता शिविर ये कहां आयोजित किया गया? तो आंसर होगा छिंदवाड़ा में। और ये कहां पर है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? दिव्यांग जनों को जो सहायता के लिए जो उपकरण होते हैं ना, वो मुफ्त में बांटे गए यहाँ पे। और इसका आयोजन किया किसने? हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़। अच्छा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कुछ और पॉइंट बताऊं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले इसी मंत्रालय ने सुगम्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और इन्होंने ही बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक सेज प्रोजेक्ट भी इन्होंने चलाया था। सेज मतलब होता है इसका सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और इन्होंने ही अभी भिखारियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्माइल योजना शुरू की थी। स्माइल का मतलब हो गया यहाँ पे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। वैसे स्माइल से आपको पिछले साल याद आता होगा, राजस्थान सरकार ने स्माइल योजना शुरू की थी, वो अलग है। अच्छा, आप तो ये बता दो फिर सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जो रात को 12 बजे के आसपास ही अपलोड हो जाता है, तो वहां डेली मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करवाता हूं। तो वहां पढ़ चुके हम कई बार, ये याद रखना 20 फरवरी को, अगर नहीं पता तो। बाकी देखो, मध्य प्रदेश के बारे में तो आप जानते हो, यहाँ की कैपिटल जैसे भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, अभी नए गवर्नर भी बन गए, कौन? मंगूभाई छगनभाई पटेल।
तो फिर आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। बताओ अभी किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा इंदौर। और पूरे विश्व में केवल 2 ही शहर चुने गए हैं। भारत से तो इंदौर हो गया, और भारत के बाहर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, तो जकार्ता और इंदौर को चुना गया था। यहीं पे कूनो नेशनल पार्क आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अफ्रीका से चीते लेकर के आएंगे यहाँ पे हम। और यहीं पे आपको मिलेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और ओमकारेश्वर बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी आपको मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा राशिद हुसैन को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, कौन से नंबर के? 46 नंबर के। और उन्होंने अभी एक भारतीय अमेरिकी राशिद हुसैन को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है, और वे इस पद पर आने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं। बाकी सीमा नंदा भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, जिनको अभी अमेरिकी श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में चुना गया। भव्या लाल नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनी थी, और तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। अच्छा, उल्टा पूछ लूं तो मैं, और अभी तो करंट अफेयर्स का ये पार्ट भी है, मतलब कि अमेरिका ने अभी भारत में किसे अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया था? तो आंसर होगा एरिक गारसेटी को। और इसी तरह से कुछ और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव कौन बनी? क्रिस्टीन वर्मथ। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन बने? मैरिक गारलैंड बने। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने। और अभी अमेरिका के विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पर अभी भी थे, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है वहां पे, उनका नाम है एंथोनी ब्लिंकन। और अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जेनेट येलेन है। तो ये नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड ल्यूमाइन एक्लेट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईडीबीआई। तो अभी एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर ल्यूमाइन प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड और एक्लाइट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए अभी आईडीबीआई बैंक के साथ समझौता किया। अभी आरबीआई ने, आपको याद होगा, रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की थी। फेडरल बैंक अभी इसने फेडी नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया था। और एचडीएफसी बैंक ने डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी। अच्छा, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अभी एलआईसी ने ही आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया था। और आरोग्य से आपको याद होगा एसबीआई ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया था। अच्छा, चलिए आप तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपको याद होगा बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो सीमा है उसको 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया था? ये बताइए आप तो, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा लुसियानो वर्निक। लुसियानो वर्निक, अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ये बुक ओलंपिक की यात्रा के बारे में है, और ये लुसियानो वर्निक ये अर्जेंटीना से हैं, और उन्होंने स्पोर्ट्स मीडिया में भी काम किया है, और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है। बाकी लोको जॉन्स अमेरिकन एथलीट हैं, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी ओवर इट नाम से। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा, और रस्किन बॉन्ड इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर थे ये इसुरु उदाना, और अभी इन्होंने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल इसकी देखो 2 कैपिटल है, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा चलो ये बताओ, भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, हिंदी में बोलेंगे तो पाक जलडमरू मध्य। और श्रीलंका के साथ कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम? मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं, स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर आपको यहीं पे मिलेगा जिसको कहते हैं लोटस, जिसकी हाइट है 350 मीटर। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो आंसर होगा गुजरात गांधीनगर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आपको चीजें बताई है और मैं आपको बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं, इसको लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो वगैरह कह करके। लेकिन अब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं और उम्मीद करूंगा आप मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट जरूर करोगे। इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो, जैसे भी आपको करना हो, पर एक बार कर देना प्लीज। थैंक यू।